नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 दिनों से हुई बेमौसम बारिश ने सैकड़ों किसानों की कटी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद किसान मुआवजे और मदद की आस में शासन प्रशासन की ओर देखने लगे हैं। इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री के नियमों का हवाला देते हुए बयान पर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ टोकन के नियमों और प्रक्रिया को लेकर किसानों की अपनी दिक्कतें हैं, जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि चुनौतियां कई रही पर सब कुछ ठीक होगा। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। अब इससे परेशानी हो तो गीला हो गया तो जरा ही आने का डर है। गीला होने के बाद नहीं बिक पाएगा। तो कितना परेशानी बढ़ गया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। जाए तो कोई थोड़े ले ही सब पाए संजरा ही जाम जाही काला हो जाही तो थोड़े ले ही तो जराई आ जाही तो कहाँ कौन ले ही धान ला तो उनमें तो परेशानी है। काट जल्दी फल दो है मिस लेते तो परेशानी नहीं बढ़ती और परेशानी बढ़ गई। कटने के बाद मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बारिश की फसल का कटने के बाद कोई मुआवजा दिया गया हो। फसल जब लगाते हैं उस समय अगर खड़ी फसल में कोई नुकसान होता है तो कभी कभी बात आई। अभी तक मैंने कटने के बाद फसल किसान के घर में अगर है तो उसके नुकसान की बात कहीं भी व्यवस्था की वो मेरे तो जानकारी नहीं। प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री टी एस सिंहदेव ने नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि धान खरीदी से ऐन पहले बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर शासन प्रशासन की ओर से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। सिंहदेव ने साफ साफ कहा कि कटी फसलों को लेकर हुए नुकसान पर मुआवजा देने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। इधर विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो किसानों की मदद कर सकती है, जबकि कृषि मंत्री का दावा है कि बारिश हुई जरूर लेकिन कम हुई, जिसका धान खरीदी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, RBC 6(4) में कटी हुई फसल के मुआवजे का भी प्रोविज़न है और जो नई प्रधानमंत्री बीमा योजना आई है उसमें भी अगर खलिहान में फसल पड़ी है और उसमें आग लग जाती है, वो ख़राब होती है तो उसके भी मुआवजे का प्रावधान है। और सरकार चाहे तो बेमौसम बरसात के कारण जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा सरकार दे सकती है। बहुत सामान्य बहुत कम बारिश अभी देखने को मिला है। अब एक तूफान का प्रभाव है और एकाती दिन का है, इसलिए इससे न धान खरीदी प्रभावित होने वाला है न किसान प्रभावित होने वाला है। वैसे किसानों की चिंता की वजह केवल बेमौसम बारिश नहीं है। बारदानों की कमी के चलते पहले ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी देर से शुरू हो रही। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए 27 नवंबर शुक्रवार से टोकन वितरण शुरू हुआ, जिसके लिए प्रदेश के किसान बीते 2 दिन से ही कतार लगाए इंतजार में थे। शुक्रवार को जब टोकन देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई जगहों पर किसानों को समस्या से दो चार होना पड़ा। रायपुर से लगे ग्राम नरदहा में 2 घंटे तक सॉफ्टवेयर की समस्या की वजह से किसानों को टोकन पर्ची नहीं मिल पाई। किसानों का मानना है कि अगर 15 नवंबर से धान खरीदी होती तो इस तरह की दिक्कतों से जूझना नहीं पड़ता। गोदाम में अभी खाली नाम दर्ज कर रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है और टोकन हम बाद में देंगे बोल रहे हैं साथ साथ। पूरे किसान लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि पूरे धान खरीदी जो है आज 27 तारीख को टोकन कटना था, सभी लोगों को ये न्यूज पहुंच गया। अभी तक कोई ना कर्मचारी ना अधिकारी ना कोई सुध लिए हम लगभग सब 9:30-10 बजे से आए हैं। अभी तक टोकन मिला कि नहीं आपको? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, नंबर ही नहीं आया है। जो नियम सरकार रखे है कि टोकन जिन दिन डेट रही वो दिन अगर धान नहीं लहा तो वो टोकन निरस्त माने जाए। तो मौसम खराब है, अगर सरकार खरीदी ही नहीं करी तो टोकन का निरस्त नहीं करके उसका एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। इधर किसानों को हो रहे नुकसान पर विपक्ष का ये आरोप है कि किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास न कोई नीति है न व्यवस्था, जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस साल पहली बार 22 लाख किसान धान बेचने वाले हैं। साथ ही बारदानों की कमी से भी जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इन सब के बावजूद किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। लगभग 75% सोसाइटियों में टोकन बांटने का काम प्रारंभ नहीं हो पाया और किसानों को इनकी जो स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण कि टोकन किस प्रकार से मिलेंगे, जिनको टोकन दिया जाएगा उनको कितने दिन का टोकन दिया जाएगा,
कितने दिन में उनका माल लिया जाएगा। किसान परेशान है, हलाकान है। टोकन बंटना शुरू हो गया है। प्राइमरी सोसाइटियों का भी हमने विस्तार किया है। धान खरीदी नए उपकेंद्र बनाए हैं। बारदाने के जो कमी थी उससे जूझ भी रहे हैं, लेकिन उससे निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर आरोपों और दावों के बीच मुआवजा बांटने के नियम, टोकन के नियम, धान खरीदी के नियम, इन सब को लेकर प्रदेश का अन्नदाता जूझता और राहत का इंतजार करता नजर आ रहा है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और उससे सीधे रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली है। आपको बता दें, गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है। आदिवासी वर्ग के विचाराधीन प्रकरणों की ये समीक्षा हुई है। 8 जिलों में 869 विचाराधीन प्रकरण हैं। सीएम ने निराकरण में तेजी लाने के इसके बाद निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली है। गृह विभाग की ये समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें आदिवासी वर्ग के विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि 8 जिलों में 869 विचाराधीन प्रकरण हैं और सीएम ने इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक अहम बैठक आज सीएम भूपेश बघेल ने ली है, गृह विभाग की समीक्षा बैठक। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली है। कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है। बैठक में जो है महत्वपूर्ण है कि बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं, इसी तरीके से राजनांदगांव जिला है, वहां पर पूरी जो 869 मामले आए हैं, उसमें से 722 मामले जो जिले स्तरीय समिति है वहां के मामलों को जो है गृह विभाग ने अनुशंसा की है कि यहाँ पे जो मामले हैं आदिवासियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं उसको जो समाप्त किए जाए। बाकी मामलों पर तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर जो है भाजपा के तत्कालीन सरकार को घेरती थी। उसके बाद जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसे मामलों का निराकरण किया जाएगा, उसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी तक आदिवासी जो प्रकरण है उसके मामले पर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बार बैठक ले चुके हैं और आज वो एक बार फिर से बैठक लेकर जो है मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे आगे। भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक कल दोपहर 12 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किसानों को टोकन व्यवस्थित तरीके से दिए जाने के साथ ही धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश की वजह से फसल नुकसान की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति भी तैयार हो गई। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस संबंध में भी कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार स्थिति को स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी या नहीं, ये अब तक मालूम नहीं है, और अगर नहीं देती है तब की स्थिति में केंद्र और राज्य को वैक्सीन के लिए कितना पैसा देना होगा, इस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि अगर वैक्सीन का पूरा खर्च राज्य को उठाना पड़े तब की स्थिति में केंद्र की गाइडलाइन का आखिर क्या मतलब। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि इस स्थिति में राज्य सरकार अपनी तैयारियों के हिसाब से नया गाइडलाइन तैयार करेगी। वहीं इससे पहले भी केंद्र ने राज्यों पर कई तरह की जिम्मेदारियों को थोपने का काम किया है। सीएम ने यह भी कहा कि हमें केंद्र से उम्मीद है और इसलिए गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए। वहीं बैठक शुरू होने से पहले सभी नेताओं ने दिवंगत नेता अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्टी की आगामी दिनों में कामकाज को लेकर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व पर चल रहे बड़े नेताओं के बयानबाजी पर भी इस बैठक में बात की गई। बताया जा रहा है कि समिति के सदस्यों ने एक बार फिर से गांधी परिवार से सोनिया या राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने की बात कही है। वहीं केंद्र सरकार को कृषि सुधार बिल सहित अन्य निर्णयों पर घेरने की रणनीति भी बनाई गई।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक कल शाम 6 बजे रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में संगठन और विधायकों से मिले नामों पर विस्तृत चर्चा कर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बताया जाता है कि निगम मंडल की दूसरी सूची में वरिष्ठ के साथ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार और संगठन ये चाहते हैं कि इससे पहले सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएं। और जो पार्टी के लिए समर्पित हो, 15 साल संघर्ष किया हो, ऐसे लोगों को निगम मंडलों में मौका देंगे, ऐसा हमें लगता है। उसी हिसाब से हम लोगों को जो नाम आए हैं उन नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और उन्हीं नामों पर हम लोग विचार करेंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी, डायलिसिस और आईसीयू की सुविधा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी जायजा लिया। बता दें कि कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग के निर्माण पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कोर्ट को स्टे मामले में जल्दी निर्णय दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि फैसला देरी से होगा तो ये न्याय से वंचित करने वाला होगा। दरअसल मेडिकल कॉलेज की जिस बिल्डिंग का निर्माण गंगापुर में किया जा रहा है, उस जमीन पर विवाद होने की वजह से कोर्ट ने यहां स्टे लगा दिया है, जिससे निर्माण रुका हुआ है। वहीं सिंहदेव ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी गए थे और जिला अस्पताल में वर्तमान मेडिकल कॉलेज चल रहा है, एमसीएच, इसको भी देखने के लिए आए हैं। एक हिस्सा हाई कोर्ट में है, उसके लिए भी हम लोग लगे हैं कि उसका भी एक निर्णय आ जाए। हाई कोर्ट आदेश करें कि उसको तोड़ना है तो उसको तोड़वा दें, या मुआवजा देना है तो ऑर्डर कर दें, और गलत उनको आवंटन हुआ है तो खाली कर दें। लेकिन इतना लंबा नहीं रुकना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया, हम लोग उसका पूरा सम्मान करते हैं। डोंगरगढ़ में बरामद की गई भिलाई की अपहृत महिला के आरोपियों को पुलिस लगातार तलाश कर रही है। वहीं अपहरण मामले में दुर्ग पहुंचे डीजीपी डीएम अवस्थी ने राजधानी रायपुर में बीजेपी की मंडल मंत्री गंगा पांडे की गिरफ्तारी के मामले में कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएम अवस्थी ने कहा कि पहले पुलिस एक अपराध में किसी अपराधी को गिरफ्तार कर केस खत्म कर देती थी, लेकिन अब इसकी तह तक जाकर उसकी छानबीन की जा रही है। जो भी अपहरण मामले में आरोपी होंगे उनकी जांच की जा रही है। वहीं डीजीपी ने रायपुर में कोयले में मिलावट कर बेचने वाले 2 मुख्य आरोपी प्रीतम सरदार और सरफराज को लेकर कहा कि कोयले के आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जल्द ही पकड़ लेगी। उधर बीजेपी ने आरोपी महिला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जब भी कोई मामला सामने आता है तो उसकी तह में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे डोंगरगढ़ का मामला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें जो सामने आ रहे हैं उनको पकड़ते जाएंगे। अब कोयले की मिलावट के आरोपी फरार हैं, कोई भी आरोपी कब तक फरार रहेगा, उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। श्रीमती गंगा पांडे, जो मानव तस्करी से संबंधित जो समाचार प्राप्त हुए हैं, और पार्टी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया है, तत्काल कार्रवाई की है और उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं और ये स्पष्ट हो गया कि 15 साल के रमन भाजपा की सरकार में इनके ही संरक्षण में संगठित अपराध, अवैध कार्यों में सम्मिलित लोगों को बचाया जाता था। ये स्पष्ट हो गया। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी जिला आईजी, एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इसी क्रम में आज डीजीपी डीएम अवस्थी दुर्ग पहुंचे। दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में अवस्थी ने जिला पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। वही बैठक में डीजीपी ने सभी अधिकारियों को गुंडा, बदमाशों, जुआ, सट्टा, गांजा जैसे अपराधों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का गृह जिला होने की वजह से डीजीपी ने अपराध नियंत्रण की टीम गठित करने और मॉनिटरिंग का काम खुद कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की पुलिसिंग की कमियों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। वहीं बैठक में दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा, एसपी प्रशांत ठाकुर, पुलिस महानिरीक्षक आईजी विवेकानंद सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। अभी ये हमने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि सारे केसों की तहकीकात पूरी बारीकी से की जाए और उसमें टाइम लगता है, जो मिलता जाए उसे गिरफ्तार करें। उसी दिशा में हर अपराधी में पुलिस का खौफ होना चाहिए और हर शरीफ आदमी को, पुरुष या महिला को पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। यही पुलिसिंग है। विशाखापट्टनम बंदरगाह और प्रदेश के कोयला खदानों से रायपुर के स्टील प्लांटों में आने वाले हाई ग्रेड कोयले की चोरी कर उसकी जगह घटिया क्वालिटी का कोयला और बजरी खपाने वाले अपराधियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
मेटल पार्क में याद बनाकर कोयला चोरी गैंग का सरगना प्रीतम सरदार उर्फ प्रीतम रंधावा और उसके साथी सरफराज उर्फ बाबू खान को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि प्रीतम सरदार ने कोयला चोरी के दम पर बिरगांव में लाखों रुपए के 2 मकान खरीदे हैं, जिनमें रंग रोगन का काम भी जारी है। वहीं फैक्ट्रियों के कर्मचारी को अपने साथ शामिल करने वाले, हर गाड़ी के पीछे 10,000 रुपए तक की रिश्वत देने वाले दूसरे आरोपियों को भी पुलिस तलाश नहीं कर पाई। यार्ड में कोयले की हेराफेरी करने वाले तिवारी बंधु भी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर ही हैं। वहीं पुलिस की पकड़ में इस मामले में अब तक ड्राइवर, खलासी, मशीन चालक जैसे नीचे के लोग ही आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, लगभग 2 सप्ताह होने को आए हैं इस पूरे मामले को। सवाल तब भी वही था, सवाल अब भी वही का वही है कि आखिर जो सरगना है वो पुलिस की गिरफ्त में अब तक क्यों नहीं आ पाए? कहां चूक हो रही है, कहां चीजें छूट रही हैं और आखिर कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है रचना जी, क्योंकि करोड़ों की चपत इसने लगाई है। रायपुर के अलावा रायगढ़ हो, ये मतलब हमारी तो पड़ताल में ये सामने आ रहा है कि भोपाल से लेकर रायपुर तक ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसको इन्होंने करोड़ों रुपए का चूना नहीं लगाया है। सबसे बड़ी बात है, प्रीतम सिंह रंधावा की तमाम फोटो हमने चैनल के माध्यम से दिखाई, पुलिस को भी उपलब्ध कराई। सरफराज उर्फ बाबू खान, ये जो है इसकी भी डिटेल हमने बताई और हमने घर तक दिखाया कि प्रीतम सिंह रंधावा ने किस प्रकार से कटघोरा के अलावा बिरगांव में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। अभी आपको नया अपडेट बता रहे हैं, सरफराज उर्फ जो बाबू खान है, इसने जो है बिरगांव का ये निवासी है, बाबू खान के नाम से कुख्यात है। वहाँ पर कबाड़ के अलावा कोयले का भी काम करता है। इसकी संपत्ति जो है वो चौंकाने वाली है। बिरगांव में वहाँ मस्जिद के पीछे इसने 50 लाख का मकान खरीदा हुआ है। श्रीनगर में इसका मकान है। खमतरई के पास जो नगर निगम का जोन 1 का ऑफिस है, वहाँ पर इसने 55 लाख रुपए का मकान खरीदा है। इसके अलावा मेटल पार्क में इसके पास लगभग आधा एकड़ जमीन है जिसकी कीमत जो है करोड़ों रुपए में है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चोट इन्होंने जो प्लांट के मालिकों को लगाई है कहीं ना कहीं कोई, और ये पूरी संपत्ति करोड़ों रुपए की कोयला चोरी से ही खड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रीतम सिंह रंधावा, पुलिस बोल रही है प्रदेश के बाहर भाग गया, लेकिन हमारे पास तगड़े क्लू हैं कि जो दूसरा सरफराज और बाबू खान जो है वो आज भी भिलाई और रायपुर के बीच में घूम रहा है। आज वो भिलाई में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई है, किसी शादी में शामिल होने के लिए वो भिलाई गया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब मीडिया के पास जानकारी है तो पुलिस के पास कैसे नहीं होगी, बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बात यह है कि जमानत के लिए इसके तमाम जो है परिजन सरफराज खान के लगे हुए थे, प्रीतम सिंह के जो परिजन जमानत के लिए लगे हुए थे। कौन सी बड़ी बात है अगर इन लोगों का मोबाइल जो है ट्रैक किया जाए और उसकी जो पतासाजी ना किए जा सके, तो इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या पुलिस इस मामले को प्राथमिकता नहीं दे रही, क्योंकि करोड़ों की देखिए चोरी का मामला, कोर्ट ने इसीलिए इस मामले को इसमें जमानत खारिज कर दिया क्योंकि बहुत गंभीर अपराध था ये। दूसरा, इसमें नया नाम आ रहा है समीर खान का। समीर खान की बहुत बड़ी संलिप्तता सामने आई है। जो विशाखापट्टनम या जो कोरबा या अन्य कोयले की खदानें हैं, प्रीतम सिंह रंधावा और समीर खान मिलकर जो है वो ड्राइवर को सेट करते थे। चोरी का माल जो खपाया ड्राइवर, उसे सेट करते थे। वो वहाँ से लेकर लोड करके यहाँ पर आता था। यहाँ पर सरफराज खान का जो यार्ड है 14,000 फुट 15,000 फुट का जो यार्ड है, उसके 2 भाई जो है वो जेल में हैं, इसका एक अलग यार्ड है, वहाँ से इसे माल काटने का काम किया जाता था। और एक नया इन्वेस्टर का, इसमें कोई ना कोई एक इन्वेस्टर का नाम सामने आ रहा है जो बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे कि फैक्ट्री के जो लैब इंचार्ज हैं उनको ये जाके सेट करता था। प्रति गाड़ी ये 10,000 रुपये, हर गाड़ी के पीछे में सुनील सिंह नाम का व्यक्ति है, वो सब सेट करता था। तो ये पूरा सरगना चैनल हमने पूरा खोल लिया है। कल इस पर बहुत बड़ा अपडेट इस पर हम दे पाएंगे तस्वीरों के साथ। बात वही है कि नाम नए नए जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही का वही कि नाम भले ही नए जुड़ते जाए, लेकिन इन नामों की, इन लोगों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होती है? तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे आगे। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार देश भर में ऑपरेशन समाधान चला रही है और इसका केंद्र बस्तर का दंडकारण्य इलाका है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कई अंदरूनी इलाकों में अर्धसैनिक बलों के कैंप का दौरा किया और नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन सहित मौजूदा हालात का जायजा भी लिया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देश भर में नक्सल उन्मूलन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार एक ही रास्ते पर चल रही है। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए हैं और के विजय कुमार ने साफ किया कि केंद्र और राज्य सरकार नक्सल समस्याओं को लेकर एकमत हैं और संयुक्त प्रयास किया जाएगा।
हमारा साथ सारे सीनियर ऑफिसर से डीजी सियासत है और यहाँ का स्पेशल डीजी चुने जाओ। तो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत तालमेल बहुत ठीक है और भी बढ़ाने के इम्प्रूव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटे चैतन्य बघेल और बेटी स्मिता बघेल ने आज गरीब परिवार की बेटी खुशबू को पढ़ाई के लिए लैपटॉप और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुक्तेश्वरी बघेल ने खुशबू को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। वहीं खुशबू ने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस साल दूसरे प्रयास में नीट परीक्षा क्वालिफाई की। खुशबू को नीट परीक्षा में 1822वां रैंक मिला है। वहीं वे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में MBBS की अब पढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि खुशबू के पिता गाड़ी मैकेनिक का काम करते हैं। तैयारी अपने मेहनत के ऊपर रहता है कि आपने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए पूरा डेडिकेट होना है और दिन रात ऐसा कुछ नहीं देखना है, मतलब पूरा अपने आप को झोंक देना है। तो मैंने महसूस किया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेडिकल फील्ड ऐसा है कि उनको शरीर के बारे में पढ़ना है और वो प्रैक्टिकल है, पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के लिए मिलता नहीं है ऐसे कोई बॉडी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।